So, dear students, in last topic we have studied the applications of beats in tuning musical instruments, in radar, speed of vehicles, unknown frequency of tuning fork, and unknown gases released from mines. Actually ये हमको डिस्कस करना था, unknown gases released from mines ये कैसे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोग जैसे फॉसिल फ्यूल जब निकलते साथ में गैसेस भी निकलती है, और जब गैसेस निकलती है तो इट कैन कंटेन मैनी यूजफुल गैसेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एट्सेट्रा. ये सब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर. तो क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर गैस का मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है और उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल भी अलग अलग रहेगा. इसलिए सबका अलग अलग डेंसिटी रहेगा और सबका अलग अलग वाइब्रेशंस रहेगा. फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग जैसे वो खुदाई करेंगे, जैसे गैस निकलता है तो वहाँ पे हम लोग एक सेंसर लगाएंगे और सपोज सेंसर का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है से 500. मीथेन गैस निकला तो जैसे वो उसके साथ में कांटेक्ट में आएगा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सपोज मीथेन का फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 501 है, तो जैसे वो सेंसर के कांटेक्ट में आएगा द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस विल बी 1, बिकॉज सेंसर का फ्रीक्वेंसी 500 और मीथेन का 501. इसका मतलब नंबर ऑफ बीट्स विल बी 1 बिकॉज डिफरेंस इज 1. देयरफॉर जैसे वो 1 बीट प्रोड्यूस करेगा तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स 1 है, मतलब वो मीथेन गैस ही है, वो हम लोग ने कंप्यूटर में फीड करके रख दिया है. उसी प्रकार यू विल फाइंड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका हमने उसका फीड करके रख दिया. सपोज पहली बार कोई अननोन गैस निकला है जिसका मोलिकुलर वेट अलग रहेगा और हमें मालूम नहीं कितना है, तो जैसे कोई अननोन गैस बाहर निकलेगा, जैसे वो सेंसर के कांटेक्ट में आएगा, इट विल प्रोड्यूस द बीप साउंड. वो सबको अलार्म बजाएगा. दैट मीन्स इट विल गिव द हिंट कि ऑल जितने भी माइनर्स है जो नीचे जो काम कर रहे हैं, दे शुड बी टेकन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बिकॉज पहले क्या होता था कि जैसे कोई गैस बाहर निकलता था और आपको नहीं मालूम होता, देन बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती थी, बहुत सारे मजदूर लोग मरते थे. एंड देयरफॉर नाउअडेज यू नो एज पर द न्यू सिस्टम, जैसे आपको बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, माइनर्स कैन बी टेकन आउट ऑफ द माइंस. और उसके बाद में उसको हम लोग एनालाइज करेंगे. अगर वो गैस इतना इट इज़ नॉट सो हार्मफुल, देन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे ये हार्मफुल है, और जब वो वापस गैस निकलेगा तो यू डोंट हैव टू पैनिक. तो इसी प्रकार इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अननोन और हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम माइंस. आई होप यू गॉट इट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इट इज़ यूज्ड इन सायरन ऑफ एम्बुलेंस ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल, और वी कैन से दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स. आई होप यू गॉट इट. अच्छा, कल आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे सपोज अगर मान लो एनी ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल्ड. जैसे देखो बचपन में आपने पेंसिल फाइल करते थे, याद है आपको, मम्मी आपको देती थी शार्पनर कि बेटा इसको पेंसिल फाइल करने का, और आप कहते थे दिन, और व्हाट वाज द यूज ऑफ शार्पनर? टू मेक द पेंसिल स्मॉल. आप लोग शार्प करने के बजाय दिन भर उसको चढ़ते थे, और मॉर्निंग में अगर इतनी बड़ी पेंसिल लगी, शाम को एकदम चिंटू सा, बिकॉज यू यूज टू फाइल अ लॉट. आपको नया नया शौक था कि इससे फाइल करने का. तो अगर आप फाइल करेंगे तो मास कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि यहाँ पे मास कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी है. ए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 500 का, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 505. नंबर ऑफ बीट्स आर 5. अच्छा, अभी नंबर ऑफ बीट्स 5 है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि दूसरे वाले ट्यूनिंग फोर्क जो बी है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है. तो इट कैन बी, आपको ये इतने मालूम है कि एक का ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 500 है, दूसरे का इट प्रोड्यूसेस 5 बीट्स. तो आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर इट विल बी 505 और इट विल बी 495. अगर 505 रहेगा तो नंबर ऑफ बीट्स विल बी 5 रहेगा, और आपने उसको फाइल किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बीट्स 5 से ज़्यादा हो जाएगा. तो नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस तो बोलेंगे 505 था.
लाइक दिस ऑल्सो, अगर आपने इसको फाइल किया और अगर नंबर ऑफ बीट्स जैसे 495 का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो इट विल कम क्लोजर टू 500, तो नंबर ऑफ बीट्स विल डिक्रीज, कम हुआ तो समझ लेगा 495 है. आई होप यू गॉट इट. इन दिस वे वी कैन फाइंड द अननोन, वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क. एक और मेथड है बाय लोडिंग. अब आप लोड करेंगे तो मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो लोड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होता है. तो अगर लोड करेंगे तो ये जो 505 वो नीचे आ जाएगा और ये 495 है वो ऊपर चला जाएगा. सो लोड करने पे एक में बढ़ेगा एक में कम होता है. बाय दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. वैसे आपको केवल मैंने हिंट दिया है. इन रियलिटी जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो वी विल एग्जैक्टली कम टू नो हाउ कि दीज वर्क. आई होप यू गॉट इट. नाउ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जिससे आप सुन सकते हैं कि ये साउंड कैसा है. फॉर सबसे पहले लाउडनेस. एक्चुअली लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. रिपीट, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस विल बी मोर, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस विल बी लेस. फॉर एग्जाम्पल रोरिंग ऑफ लैंड, जब लायन रोर करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा रहता है. सो दिस लाउडनेस मीन्स इट इज़ एम्पलीट्यूड. आई होप यू गॉट इट. अभी जो इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वी मेजर इन बेल और डेसिबल. जैसे बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ I बाई I0 टू द बेस 10. ये था आपका फॉर्मूला फॉर लाउडनेस. इज दैट क्लियर? तो ये हम लोग बाद में व्हेन वी विल सॉल्व द सम्स तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. लुक एट द रिलेशन. 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1 बाई 10 बेल. 1 बाई 10 बेल, ये याद रखना. इन अदर वर्ड्स 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल. 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल. आई होप यू गॉट इट. कोई डाउट? नाउ ह्यूमन ईयर एट द मोस्ट कैन हियर 120 डेसिबल. ये आपको याद रखना है. ह्यूमन ईयर एट द मोस्ट कैन हियर 120 डेसिबल. ये आपको याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम इट, ये जो आपका एम्पलीट्यूड है इट डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस. अभी मान लो आप मेरे बाजू में हैं और मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, सर थोड़ा स्लो बोलिए ना, कितना चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उसका इंटेंसिटी आपके कान तक बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर आप सपोज क्लासरूम में बैठे हैं और आप सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हैं और अगर मैं चिल्लाऊंगा या मैं स्लो अपने नॉर्मल आवाज़ में बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे, सर जोर से बोलो ना, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है. इसका मतलब आपको समझा कि अगर डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी विल बी मोर और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी विल बी लेस. आई होप यू गॉट इट. नंबर 3, इंटेंसिटी हमने डिस्कस किया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. डेंसिटी ऑफ मीडियम, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के अंदर स्पीड ज़्यादा रहेगा, गैसेस में कम रहेगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर. अगर आपके कानपुर अगर ख़राब है तो मैं कितना भी बाजू में जोर चिल्लाऊंगा तो भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर. आई होप यू गॉट इट. The second characteristics is pitch. The second characteristics is pitch. Pitch is related to frequency. Related to frequency. More frequency, higher the pitch. Less frequency, lower the pitch. Is that clear? Second thing. अगर आप कंपेयर करेंगे ना, then female voice का frequency बहुत ज़्यादा होता है, उनका pitch बहुत ही हाई रहता है, जबकि मेल वॉइस का जो पिच है वो काफ़ी कम रहता है. इफ यू सी इफ लता दीदी, यू नो द लिविंग लेजेंड, द सिंगर, अगर वो गाएंगी तो उनका पिच बहुत ही हाई रहता है. और जो अपने कोई भी मेल सिंगर जाएंगे, कोई गाएंगे तो उनका पिच इतना हाई नहीं रहेगा. तो आई मीन टू से हियर कि फीमेल वॉइस का जो पिच है वो बहुत ही हाई रहता है एंड मेल वॉइस का पिच बहुत कम रहता है. So I hope you got it. तो pitch is related to frequency. तीसरा, क्वालिटी और टिम्बर. अगर मान लो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि
वो साउंड किसका है और किसका नहीं है। आई होप यू गॉट इट। तो अगर आपके पास दो कंडीशन है कि दो मैंने आपको जो साउंड दिया है उसका दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये साउंड किसका है? तो इट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड एज क्वालिटी और टिम्बर। इस एक्चुअली ये क्वालिटी और टिम्बर डिपेंड्स अपॉन द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इफ़ आई ड्रॉ वन दिस पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट हुआ, एंड दिस इज़ वन वेव फॉर्म। अगर मैं दूसरा वेव फॉर्म ऐसे बनाता हूँ मैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दूसरा वेव फॉर्म, चलो ये मैं आपको बना दिया यहाँ पे, इसका क्या हुआ? दोनों एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों का वेवलेंथ सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो क्या होगा? देन द थर्ड पार्ट कि यू कैन डिस्टिंग्विश प्रोवाइडेड इट हैज़ डिफरेंट वेव फॉर्म, इट हैज़ डिफरेंट वेव फॉर्म, जिसको बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर। क्या बोलेंगे? क्वालिटी और टिम्बर। इज दैट क्लियर? मतलब एक्चुअली इसमें आपको मिलेगा डिफरेंट हार्मोनिक्स, डिफरेंट ओवरटोन्स। आई होप यू गॉट इट। तो डिपेंड्स अपॉन द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। इज दैट क्लियर? और हमने पहले डिस्कस किया था हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स क्या होता है ना। अभी अगर सपोज आपके पास जो साउंड आता है वो मिक्सअप साउंड है, कोई भी 4-5 साउंड मिक्स हुआ, इट इज कॉल्ड एज नॉइज, कॉल्ड एज नॉइज। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ही साउंड आ रहा है वो भी बराबर पर्टिकुलर एकदम स्केल पे, उसको बोलेंगे म्यूजिकल स्केल। क्या बोलेंगे? म्यूजिकल स्केल। आई होप गॉट इट। अगर द साउंड इट इज यू नो इट इज गुड टू हियर, इट इज कॉल्ड एज कॉन्सोनेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंस। एंड अगर मान लो अच्छा नहीं है, इसको बोलेंगे डिसोनेंस। क्या बोलेंगे? डिसोनेंस। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा सा रे गा मा प द नी सा, तो सा का फ्रीक्वेंसी 256, लास्ट वाला सा का 512, ये उसका डबल है, तो फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे ऑक्टेव। क्या बोलेंगे? ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब ट्वाइस। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे फिजिक्स लैब के अंदर, तो आपके पास में केवल ये ट्यूनिंग फोक्स है। कौन सा? 256, 288, 320, 341.4, 384, 426, 480 और 512। ये ट्यूनिंग फोर्क ही आपके पास मिलेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क है। और ये ट्यूनिंग फोर्क है सा रे गा मा प द नी सा का फ्रीक्वेंसी है। आई होप यू गॉट इट। तो एक्चुअली आपको याद रखिएगा तो बहुत इजी, अच्छा लगेगा आपको। आई मीन टू से कि आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि याद रखना मिनिमम फ्रीक्वेंसी 256 जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, और 512 एकदम चिंटू सा। बिकॉज मैंने कहा था ना कि मोर मास लेस फ्रीक्वेंसी, लेस मास मोर फ्रीक्वेंसी। तो 256 का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो उसका ट्यूनिंग फोर्क का साइज भी सबसे बड़ा रहेगा। और जब 512 का एकदम उसका आधा ही साइज रहता है। आई होप यू गॉट इट। ये बात आपको याद रखना है। सो अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी देखा जाएगा कि ये जब साउंड के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सब इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आएंगे। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल पहला स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग में भी 3 है। स्ट्रिंग में आपको बहुत सारे मालूम है, सितार, गिटार, वीणा, संतूर, सरोद, एकतारा, तानपुरा, ऐसा कई सारे। वैसे इंडियन क्लासिकल जो है वो बहुत ही डीप है, बहुत गहरा है। आई मीन टू से ये हर एक का बस का रोग ही नहीं है कि कोई 2-3 भी अलग से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखता है। इट्स रियली वेरी रिच इन कल्चर एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एट द सेम टाइम याद रखो कि आजकल अभी देखा जाएगा कि लॉकडाउन का पीरियड चालू है, एंड कल ही अपने डियर प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि नाउ यू शुड एम्फसाइज फॉर लोकल एंड लोकल शुड बी वोकल। हम लोग बाहर विदेशी संस्कृति के पीछे भागते हैं, जबकि देखा जाए तो रियलिटी में आपका जो कल्चर है वो सबसे रिच कल्चर है। रियली इंडियन कल्चर इज़ वेरी रिच कल्चर। अब जब जाएंगे ना तो आप में हर एक प्रकार का मतलब इतना डीप सेंस है कि बाहर की कंट्रीज़ के बाहर के जो दूसरी सभ्यता है वो उसके आसपास में भी नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि पुराने ज़माने में जब तानसेन या बेजू बावरा या जैसे बहुत जो लोग थे, बड़े लोग थे, वो कोई धुन बजा के मतलब बारिश कर सकते थे। ये रियलिटी में है। तो कहना मतलब हुआ कि सोचो उनके पास में कितनी अदृश्य शक्ति हुआ करती थी। और जैसे अपने गीता में भी लिखा हुआ है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करो। ये वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग है इन द वर्ल्ड। सबसे बेस्ट कोट अगर है, अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो ये है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करो। अब उसके अंदर कई सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल
आपने अच्छे कर्म किए तो ऑब्वियसली आपके पास अच्छे वापस आपके पास रिटर्न आएगा। आपने किसी हेल्प की है तो डेफिनेटली आपको वापस दूसरे आदमी हेल्प करेंगे आपको, चाहे वो आदमी वापस हेल्प नहीं करेगा लेकिन कोई भी दूसरा आदमी आपको हेल्प करेगा। यू प्रेज समवन यू विल गेट द प्रेज, यू हैव द काइंड हार्ट, आपके पास वापस वो घूम फिर के आएगा। सो प्लीज रिमेंबर, वो आपने सुना रहेगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी दूसरे के लिए कुछ थोड़ा सा खराब सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास वापस उससे ज़्यादा खराब ही आएगा। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि जहाँ तक कोशिश हो हमेशा पर डे यू ट्राई टू मेक वन पर्सन हैप्पी, और इससे क्या होगा कि ये चेन बढ़ती जाएगी। एंड आई विश कि अपना जो देश है वो 100% हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, और डेफिनेटली कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। और ये सब डिपेंड है हम सब पे। अगर सपोज इफ यू कीप जस्ट अ स्मॉल वेरी लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, अगर आप अपने फेस पे हल्का सा स्माइल रखेंगे तो हो सकता है एक दिन में कम से कम 100 लोगों को आपका जब फेस दिखेगा देन दे विल बी वेरी हैप्पी। आपके बारे में उनका विचार भी अच्छे होंगे कि हाँ उनका कितना अच्छा स्माइल है, इन द सेंस यू विल मेक द पर्सन वेरी हैप्पी। सो प्लीज़ रिमेंबर कि ये एटीट्यूड वगैरह कहीं काम में नहीं आएगा। ये जो भी है इस लाइफ के अंदर बहुत छोटी सी लाइफ है, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी। बोलते ना कि ये जो खुशियाँ हैं वो बांटते चलो, डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ। वापस चलते हैं फिजिक्स पे। विच आर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। प्लग्ड स्ट्रिंग मतलब जैसे तानपुरा, वीणा, गिटार, उसको ऐसा प्लग करते हैं ना हाथ से, उंगली से, उसको बोले प्लग इंस्ट्रूमेंट टाइप। उसके बाद में बोर्ड, आप देखा रहेगा वो सब एक तारा, तानपुरा, ये जैसे वायलिन, सारंगी, पर जैसे बोर्ड रहता है उसमें, और उसके ऊपर आप मतलब कि गाना गाएंगे, मतलब आदमी से जो कोई भी ट्यून बजाएंगे तो उसको बोलेंगे बोर्ड स्ट्रिंग टाइप। तीसरा स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप। आप देखा रहेगा जो संतूर है उस पर आप हाथ में कोई तो एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको आप कीप ऑन प्लगिंग, उससे आप प्लग करते रहते हैं ऐसा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, जैसे संतूर हुआ। पीएम जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया एक ऐसा इसे रहता है, उस पर हल्का सा उस पर ऐसा मारते रहते हैं आप, तो ये संतूर रहता है। पियानो पे भी यू हैव टू स्ट्रक द स्ट्रिंग। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप। देन विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड मतलब जिसमें आपने वी ब्लो द एयर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फ्री विंड माउथ, मतलब केवल फ्री, फॉर एग्जाम्पल आप देखा माउथ ऑर्गन, आप यू ब्लो एयर देयर तो माउथ ऑर्गन हुआ। देन हारमोनियम आपने क्या देखिए, जैसे आप देखा रहेगा आपने एक इसमें एक एयर बॉक्स रहता है, जैसे आप उसको पुल करेंगे देन साउंड विल बी प्रोड्यूस, एंड इफ यू प्लग इट जो कीज वगैरह का, तो आप उसको जैसे कीज को आप प्लग करेंगे देन डेफिनेटली साउंड इज प्रोड्यूस। दूसरा विंड के अंदर एज टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बांसुरी लिया, फ्लूट लिया, तो आप यहाँ पे एक एंड पे यू ब्लो एयर, एज टाइप, एग्जांपल इज फ्लूट। और उसके बाद में देयर आर मेनी होल्स, यू हैव टू कीप ऑन उनको बंद करेंगे, चालू करेंगे तो आपको अलग अलग साउंड मिलेगा। तो ये था आपका विंड। तीसरा रीड पाइप। रीड पाइप कैसे रहेगा? फॉर एग्जांपल जैसे सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, बसून, बगल, जिसके अंदर रीड्स रहता है, और जैसे आप उसको प्लग करेंगे तो रीड ऊपर होगा और उसके बाद में साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप यू गॉट इट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, in this case for percussion instruments, percussion मतलब कि जैसे लाइक ड्रम, तबला, जैसे आप हिट करते हैं ना वो टाइप का। तो percussion instruments में तबला, ड्रम, ढोल, मृदंग, संबल, डपली, झांझा, ये है percussion टाइप। मतलब जैसे आप उसको ताड़ वगैरह बोलते हैं ना, जिसको आप हिट करेंगे तो साउंड आता है। सो दीज आर द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप यू गॉट इट। तो ये था आपका थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एक्चुअली इसके अंदर वी हैव कंबाइंड वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव, डिफरेंट बोथ द चैप्टर्स। तो अगर आपको कभी डाउट रहेगा देन विदाउट फेल यू कैन आस्क योर कंसर्न टीचर, एंड इसके बाद में वी विल स्टार्ट द सम्स along with the important formulae. So with this we complete this theory part here only. See you soon
with important formulae and the sums. So dear student, let's start important formulae. Velocity of sound v equal to f lambda. When sound travels from one medium to another, frequency remains constant. Therefore v proportional to lambda. v2 by v1 equal to lambda 2 by lambda 1. When sound travels in same medium, then velocity remains constant. So v constant रहेगा, v constant तो f lambda is constant. So f1 by f2 equal to lambda 2 by lambda 1. Velocity of transverse wave v equal to root of t by mu. What's a t? Tension. Mu mass per unit length, also named as linear density. Also named as linear density. V equal to root of E by rho. E is called as elasticity of medium and rho is called as density of medium. Velocity of wave is also expressed as root of gamma p upon rho. Gamma is called as adiabatic constant, which is different for different gases. For example, for diatomic gas molecule, hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन, इनका 1.4 रहता है. अलग अलग गैसेस का अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, इसलिए उनका वैल्यू ऑफ गामा भी अलग अलग रहेगा. एंड रो इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ एयर और वी कैन से मीडियम. देन आरएमएस वेलोसिटी इक्वल रूट ऑफ 3RT by m, where m is called as molecular weight. m is called as molecular weight. Then remember, among the gases, speed is maximum in hydrogen molecule, as molecular weight is minimum. उसका molecular weight सबसे कम, उसका molecular weight सबसे कम, तो speed सबसे ज़्यादा. I hope you got it. The RMS velocity is inversely proportional to molecular weight. तो जिसका molecular weight सबसे कम, उसका speed सबसे ज़्यादा. ये among the gases की बात करें. लेकिन velocity of sound is maximum in solids and minimum in gas. क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज टू 10⁻12. आपने पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस पढ़ा रहेगा. तो जो सॉलिड्स है उनका इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है. नो डाउट कि डेंसिटी भी सॉलिड से ज़्यादा रहता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इलास्टिसिटी डेंसिटी से भी करीबन 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा रहता है. एंड देयरफॉर वी कैन से वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस. Sound cannot travel through vacuum, because for sound to travel, a medium is required and hence it cannot travel through vacuum. Phase difference delta equal to 2 pi x by lambda. X is called as path difference, lambda is wavelength and delta is phase difference. Actually 2 pi by lambda ना, उसको बोलते हैं propagation constant. क्या बोलेंगे? Propagation constant. So remember, अगर मैंने बोला पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इटसेल्फ, तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई. तो याद रखना, लैम्बडा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, लैम्बडा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई. मतलब व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल टी. ये तीनों बातें आपको याद रखनी है. व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई. इज दैट क्लियर? अच्छा, व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 2, फेज डिफरेंस विल बी पाई, लैम्बडा बाई 4 पाई बाई 2. ये आपको कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी. ये कोई भी टाइम हो सकता है. अगर ये टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड रहेगा तो टाइम पीरियड कैंसिल, इट विल बी 2 पाई. सो अगेन व्हेन द टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, फेज डिफरेंस इज 2 पाई. आई होप यू गॉट इट. इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. y is equal to a sin omega t minus 2 pi x upon lambda. Y equal to a sin 2 pi t upon capital T. Capital T is the time period, minus x by lambda. Y equal to a sin 2 pi n t minus x by lambda. Y equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x. ये बात इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला कैसे है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट. शॉर्टकट में कैसा रहेगा? अगर आपको कुछ देंगे कि सपोज आपको एम्पलीट्यूड दिया है, लैम्बडा दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी, तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा,
उसके बाद में फिर आपको लैम्डा निकालना पड़ता है, फिर v इक्वल एफ लैम्डा। आज के बाद नहीं, सिंपल स्टेटमेंट। अगर आपको कोई भी इक्वेशन देंगे, अगर सपोज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है, सपोज यहाँ पे 100 है, तो उस पूरे इक्वेशन को आप 100 से डिवाइड कर दो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 देन कोएफिशिएंट ऑफ t विल बी v। आई रिपीट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया, कुछ भी, या बाहर कुछ भी चलेगा, इस हिसाब में कुछ भी चलेगा। यहाँ सपोज आपको दे दिया पाई t, मतलब, और यहाँ दे दिया -3x, तो 3x है, जबकि मेरे को यहाँ पे केवल x चाहिए, तो आई विल डिवाइड बाय 3 द एंटायर इक्वेशन। तो जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, इसको भी करूंगा, तो जैसे इसको 3 से डिवाइड किया देन x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा आपका π/3, तो π/3 विल बी द वेलोसिटी। मतलब इन शॉर्ट, अगर x को आप सिंगल अकेला खड़ा कर दो तो t के साथ में जो भी रहेगा वो v रहेगा। वी विल सॉल्व दी सम्स अ लॉट ऑफ, सो रिमेंबर, उस समय आपको और याद रखना है। इसलिए सबसे पहले यू सी द फॉर्मूला वेरी नाइसली। y equal a sin omega t minus kx, omega is called as angular velocity या angular frequency and k is called as propagation constant 2 pi by lambda। is that clear? अच्छा, यहाँ पे देखो, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि हर एक के अंदर साइन माइनस दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस साइन शोज दैट द वेव मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द वेव मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, इसका मतलब वेव मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई होप यू गॉट इट। नंबर ऑफ बीट्स F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। मैंने कहा था एक ट्यूनिंग फोर्क 500 का है, दूसरा 505 का है, कितना डिफरेंस है 5, सो देयर विल बी 5 बीट्स, 5 एक्सिंग, 5 एंडिंग्स। आई होप यू गॉट इट। सो नंबर ऑफ बीट्स विल बी 5, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज 5। When a tuning fork is loaded with wax, its mass increases, hence frequency decreases। आपको हमने पहले डिस्कस भी किया था, अगर ट्यूनिंग फोर्क आप मास बढ़ाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 512 का मास सबसे ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी 512, उसका फ्रीक्वेंसी 512 सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उसका मास सबसे कम। और जो 256 है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहता है, तो मास सबसे ज़्यादा। इज दैट क्लियर? सो मोर मास लेस फ्रीक्वेंसी, लेस मास मोर फ्रीक्वेंसी। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, व्हेन ए ट्यूनिंग फोर्क इज फाइल, अगर ट्यूनिंग फोर्क को आप फाइल करेंगे मतलब उसको आप शार्प करेंगे, जैसे आपने बचपन में पेंसिल शार्प करते थे, जैसे आप ट्यूनिंग फोर्क को फाइल करेंगे उसका मास कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, व्हेन ए ट्यूनिंग फोर्क इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपके पास n ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, व्हेन n ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब क्या होगा? The frequency of final tuning fork is equal to F1 plus N1 N minus 1 into X. X is called as number of beats. कोई भी दो ट्यूनिंग फोर्क के बीच का डिफरेंस कितना है? सपोज 4 है, X will be 4। आपने 20 ट्यूनिंग फोर्क लिया है, N will be 20। F1 the frequency of first fork, Fn the frequency of last fork। For example, 20 tuning forks are arranged in increasing order। पहला जो सबसे पहला वाला वो उसका फ्रीक्वेंसी है सपोज 300, तो नेक्स्ट वाला 304, उसके बाद 308, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स आर 4। तो बताओ 20th जो ट्यूनिंग फोर्क है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो सिंपली 20 माइनस 1, 19, 19 4 जा 72, आई मीन 76। तो कहना मतलब हुआ कि अगर मान लो ये हुआ F1 300, फाइनल विल बी 376। I hope you got it. In this way, we can determine the final frequency. Is that clear? अगर आपने decreasing order लिया तो F1 is the frequency of first fork। अब यहाँ पे दोनों फर्क किया, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस। It is n minus 1 into x. So frequency of nth fork will be F1 minus, ये याद रखना। Actually it is nothing but like AP, arithmetic progression की जैसे। I hope you got it. याद रखना आपको। F1 the frequency of first fork and the number of tuning forks, X number of beats। Doppler's effect, अगर मान लो सपोज कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई लिस्ट और दूसरा सोर्स ऑफ साउंड है, अगर वो अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जब वो दोनों मूव करेगा अवे अवे तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो आपको कितना फाइनल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा वो आपको देंगे एफ डैश से। सो when a source approaches listener or listener approaches source or both approach each other, the apparent frequency of sound seems to be increasing. When a source moves away from listener
listener moves away from source or both move away from each other, the apparent frequency seems to be decreasing. This phenomenon of apparent change in the frequency of sound due to relative motion between the source and listener is called as Doppler's effect. मतलब उसमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए. अगर आप ट्रेन के अंदर हैं, ट्रेन का इंजन और आपका डब्बा हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, तो आपको डॉपलर्स इफेक्ट सुनाई नहीं पड़ेगा. लेकिन आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन आ रही है तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई पड़ेगा. आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन जा रही है तो आपको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई पड़ेगा. आई होप यू गॉट इट. इंटेंसिटी ऑफ साउंड I equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos delta. Delta is the phase difference. फिर I max upon I minimum. I max का फॉर्मूला A1 plus A2 the whole square upon A1 minus A2 the whole square. I hope you got it. So याद रखना A1 plus A2 the whole square upon A1 minus A2 the whole square. उसको आप ऐसे लिखते हैं रूट ऑफ I1 root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2 the whole square, because intensity is proportional to A square, so A proportional to root I, तो आप root I के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Resultant amplitude R is equal to root of A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 into cos delta. I hope you got it. Equation of stationary wave y equal to 2A cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा साइन 2 pi t अपॉन कैपिटल T. ये अगर मान लो जहाँ के एंड पॉइंट्स ओपन है ये उनके लिए. दूसरा एक और इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा cos 2 pi t अपॉन कैपिटल T. याद रखना अगर दोनों एंड पॉइंट फ्री है तो जो आपका x है ना वो आएगा cos में. ये इसका याद रखना. वैसे तो पूरा आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन आपको मैंने हायर पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने पूरे 4 के 4 इक्वेशन दिया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल फ्लूट वगैरह में जहाँ एंड पॉइंट ओपन है तो आपको ये फॉर्मूले काम आएंगे. मतलब जो x है वो cos होना चाहिए. तो हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इक्वल टू 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा. कैन यू सी फ्रॉम ये. दूसरा इन केस ऑफ स्ट्रिंग जहाँ पे एंड पॉइंट है वो फिक्स है तो वहाँ पे फॉर्मूले क्या होंगे. y इज इक्वल टू 2a sin 2 pi x अपॉन लैम्बडा cos 2 pi t अपॉन कैपिटल T. y इक्वल टू 2a sin 2 pi x अपॉन लैम्बडा sin 2 pi t अपॉन कैपिटल T. ये दोनों एंड पॉइंट फ्री है, फिक्स्ड है. तो r का वैल्यू क्या होगा. रिजल्ट एम्पलीट्यूड r इक्वल टू 2a sin 2 pi x अपॉन लैम्बडा. r इक्वल टू 2a sin 2 pi x अपॉन लैम्बडा. इज दैट क्लियर. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इक्वल टू रूट ऑफ t बाई म्यू. t इज द टेंशन, म्यू इज द लीनियर डेंसिटी. दूसरा फॉर्मूला v इक्वल टू रूट ऑफ t बाई रो ए. रो इज द डेंसिटी, a इज द एरिया. v इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन रो पाई आर स्क्वायर. एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. अच्छा ये आपको ये बात याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपको सबके सब टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. सो रिमेंबर फॉर योर नीट CT JEE में ये सब फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. So those who are appearing for CT, NEET or JEE, please remember these formulae prove to be boon for you. Fundamental frequency of vibrating string. V equal to F equal to V by 2L, 1 by 2L root of T by mu, 1 by 2L root of T by rho A. यहाँ से देखो 1 by 2L root of T by rho pi r square. फिर 1 by 2L root of stress by rho, 1 by 2L root of Y into strain by rho. F equal to 1 by 2L root of y alpha delta theta upon rho. Alpha is called as coefficient of linear expansion. Y is called as Young's modulus. Y is called as Young's modulus. Alpha is called as coefficient of linear expansion. Delta theta is called as change in temperature. Called as change in temperature. Then in string, first overtone is 2 times fundamental frequency. Second overtone is 3 times fundamental frequency. Specific gravity is defined as the ratio of weight in air to the loss of weight in water. Let T1 be the weight in air and T2 be the weight in water. तो लॉस कितना हुआ. T1 माइनस T2. क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप पानी में डालेंगे तो वो आपको हल्की लगती है तो वहाँ पे लॉस होता है. तो लॉस कितना हुआ. T1 माइनस T2. एयर में T1, वाटर में T2. तो लॉस कितना हुआ. T1 माइनस T2. सो सिग्मा इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2. रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज directly proportional to square root of tension, and therefore we can say
root of tension, therefore F2 by F1 is root of sigma upon sigma minus 1. T1 by T2 इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो T1 by T2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1. In Mallis experiment, frequency of string F equal to P by 2L root of T by mu. P is called as number of loops. In parallel position, frequency of tuning fork is twice the frequency of string. In perpendicular position, frequency of tuning fork is equal to the frequency of string. Is equal to the frequency of string. Then इसको आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा TP स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. सो T1 P1 स्क्वायर इक्वल टू T2 P2 स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. Number of loops in perpendicular position is twice the number of loops in parallel position. ये आपको याद रखना है. For closed pipe, fundamental frequency is V by 4L. First overtone 3 times V by 4L. Second overtone 5 times V by 4L. Peak overtone 2P plus 1 V by 4L. Peak mode 2P minus 1 V by 4L. ये आपको मैंने थ्योरी पार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है ये कैसे आएगा. इज दैट क्लियर? फॉर ओपन पाइप fundamental frequency F equal to V by 2L. First overtone 2 times V by 2L. Second overtone 3 times V by 2L. Third overtone 4 times V by 2L. So peak overtone P plus 1 V by 2L and peak mode P times V by 2L. Length of one loop lambda by 2. Length of one loop L by P. दोनों को आप इक्वेट कर दो. I hope you got it. And correction. E equal to 0.3D for closed pipe and for open pipe दोनों साइड रहेगा तो it is twice E. So 2 times 0.3D. And correction. L2 minus 3L1 upon 2. L1 is the length of first resonance and L2 is the length of second resonance. So E equal to L2 minus 3L1 upon 2. For closed pipe आपने दो लेंथ लिया L1 L2, उनका फ्रीक्वेंसी N1 N2. So N correction can be expressed as N1 L1 minus L2 L2 upon N2 minus N1. For open pipe E equal to N1 L1 minus N2 L2 upon twice N2 minus N1. Velocity of sound V equal to 4F L plus E is the end correction. F is the frequency, V is the velocity. For open pipe V equal to twice F L plus 2E. अगर आपको end correction नहीं चाहिए तो V equal to 2F L2 minus L1. L1 is the length of first resonance, L2 is the length of second resonance, F is the frequency. And remember maximum wavelength is obtained in fundamental mode मतलब lambda by 2. सबसे ज़्यादा frequency कहाँ पे मिलेगा आपको? Fundamental mode में मिलेगा. So with this we complete the formula part. Let's start or see you soon with the sums of this chapter. I hope you got it. With this we'll stop here only. See you soon. Bye bye.